स्टार्ट। कहा जाता है यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इससे स्त्री शिक्षा के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज में जो परिवर्तन की लहर बह रही है उसे देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में स्त्री को समान अधिकार मिले। यह स्त्री शिक्षा के बल पर ही संभव है। हालांकि सामाजिक विधानों ने महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हैं, लेकिन मात्र अधिकार प्राप्त होना उन्हें इन अधिकारों के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। कानून उन्हें चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पद ग्रहण करने का अधिकार भले ही दे दे, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दे सकता है, पर वह उनको अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे सकता है और अपने पति को तलाक देने का अधिकार भी दे सकता है, लेकिन कितनी स्त्रियां इन अधिकारों का प्रयोग कर पाती है? इसका कारण है अशिक्षा। वे जागरूक नहीं हैं और आज भी परंपरागत मूल्यों से चिपकी हुई हैं। साहस की कमी उन्हें स्वामिनी साहसिक कदम उठाने से रोकती है। इसलिए शिक्षा ही उन्हें उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी बनाएगी तथा उनकी अभिरुचियों, मूल्यों एवं भूमिका विषयक विचारों को बदलेगी। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास का अध्ययन करें तो यह द्रष्टव्य होता है कि कुछ अंधकारमय कालखंड को छोड़कर यहाँ सामान्यतया स्त्री की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया। ऋग्वैदिक काल तथा उपनिषद काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था थी। उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भांति स्त्रियां भी शैक्षिक अनुशासन के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करती थी और पुरुषों के समान ही समाज में प्रतिष्ठित होती थी। वैदिक युगीन साहित्य में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें कोमशा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी, विश्वरा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। उस काल में नारियां पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ तथा अध्यापन कार्य के रूप में उच्च शिक्षा का उपयोग करती थी। शास्त्रार्थ प्रवीण गार्गी और अनुसुईया का नाम जगत प्रसिद्ध है। पतंजलि ने जिस शक्ति की शब्द का प्रयोग किया है वह भाला धारण करने वाली अर्थ का बोधक है। इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों की नारियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को ललित कला, नृत्य, संगीत आदि विधाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके बाद बौद्ध युग में भी स्त्री शिक्षा महत्व का विषय रही। मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति के आगमन के साथ स्त्री शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला गया। पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा लगभग लुप्त प्राय हो गई। केवल अपवाद रूप में समृद्ध मुसलमान परिवारों की महिलाएं ही घर पर शिक्षा ग्रहण करती थी। इनमें नूरजहां, जहां आरा, जेबुनिसा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। लेकिन सामान्यतया महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में सबसे
दयनीय थी। हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के कारण बहुसंख्यक नारियां शिक्षा से वंचित रही। 19वीं शताब्दी में नव जागरण की चेतना पूरे विश्व में व्याप्त थी। इसलिए वैश्विक स्तर पर स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके प्रभाव से भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिशें हुई। भारत में तेजी से प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कुप्रथाओं को दूर करके स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बंगाल में कई विद्यालय खुलवाए। 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा भारत सरकार की ओर से शिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध हुआ।